अनलेस वाला भी पढ़ लिया क्या? एक अनलेस पढ़ लिया क्या? चलो ध्यान दो, पेपर में कैसे आता है इफ और अनलेस का नियम, थोड़ा ध्यान से सुनना। वो हिंदी वाला कल सिखाया था आपको। सुना बेटा, टॉपिक चल रहा है आपका कंजंक्शन, और कंजंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट नियम है बेटा, ध्यान रखना। पेपर में आपके 10th में एमपी बोर्ड में क्या क्या आता है आपको एक बार बता दूं। एक आर्टिकल लगा एक नंबर का, एक आर्टिकल, एक मॉडल्स, एक आएगा आपका टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, एक आएगा डिटर्मिनर्स में से। आर्टिकल भी वैसे डिटर्मिनर्स में ही आते हैं, बट उसमें आर्टिकल अलग मैं मानता हूँ और डिटर्मिनर्स में उनको मान लेता हूँ ये सम मैनी, मच मैनी, लिटिल, फ्यू जो आपको करा चुका हूँ। उनमें से एक आएगा 4, एक आएगा प्रीपोजिशन 5, ये फिलर्स में आते हैं। काय में आते हैं? फिल इन द ब्लैंक। फिर बेटा आता है डू एज डायरेक्टेड। क्या आता है? तो डू एज डायरेक्टेड में आपसे पूछा जाएगा टेंस प्रेजेंट का पास्ट में बना दो, पॉजिटिव बना दो, इंट्रोगेटिव बना दो, ऐसा कुछ कहेगा। एक नंबर का आएगा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस जो आपको पढ़ा चुका हूँ, और 2 नंबर में से आएंगे कंजंक्शन जो ये अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे करके एक नरेशन आ जाता है। नरेशन वैसे बहुत कम पूछते हैं, बट फिर भी कभी कभार वो दे देते हैं। अब जैसे बोर्ड वाले कह रहे हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा करेंगे, वो लोग थोड़ा डिफिकल्ट करने वाले हैं, तो अभी सब चीज़ें वो देने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो कंजंक्शन टॉपिक बहुत ज़रूरी है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है ग्रामर के 10 नंबर में से, तो ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ वो कह रहा है, मान लो क्वेश्चन है अपना ये, इफ सी डज नॉट मेक ए नॉइज, इफ सी डज नॉट, अगर वो शोर नहीं मचाती है, आई विल गिव हर चॉकलेट, मैं उसे क्या दे दूंगा? चॉकलेट दे दूंगा। अब क्वेश्चन में लिख रहा है यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, अनलेस का प्रयोग करो काय की जगह पे। अब जैसे मैंने आपको बेटा बताया था कि अनलेस का मतलब होता है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और बेटा इफ का मतलब क्या होता है? यही तो मतलब होते हैं दोनों के। अब वो ये कह रहा है कि इफ को हटा दो और क्या लगा दो उसकी जगह पे? अनलेस लगा दो। बेटा ऐसे बाद में कर लेना, फेयर को छूटा है तो, क्योंकि ये निकल जाएगा, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। अनलेस की जगह क्या लगाना है? इफ। तो बेटा देखो ध्यान दो, ये रही इफ, इसको हटा के हमें क्या लगाना है? तो उसने कहा, हमने लगा दिया, हमारे पिताजी का क्या जा रहा है, लेकिन हिसाब किताब बराबर हो रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। जैसे इफ का मतलब बेटा क्या है? यदि, और इसका मतलब यही तो मतलब है। तो देखो यदि से तो यदि हिसाब किताब बराबर रहा, कोई दिक्कत है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा है? नहीं, इसमें नहीं आ गया, इसमें कहीं नहीं है, ये रहा, इसका मतलब भी तो नहीं है, तो ये यहाँ हिसाब किताब बराबर हो गया। नॉट हटा दे, अब बराबर हो गया हिसाब किताब। अब अगर नॉट हट गया तो डूडज अकेला लगता है क्या? इसलिए इसको भी हटाना पड़ेगा। तो अब कौन बचा? सी, और ये क्या लिखा है? मेक ए। लेकिन हमें ये पता है अगर सर डूडज नहीं लगती तो वो पॉजिटिव माना जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव होने पर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या लगाओगे मेन वर्ब में? एस या ई एस। तो यहाँ बेटा क्या लग जाएगा? तो बन जाएगा अनलेस सी मेक्स ए नॉइज। बताओ अब यहाँ से यहाँ तक का हिसाब किताब बराबर है कि नहीं? किसी पे उधार तो नहीं रह गया? टेंशन खत्म। आगे का जैसा का तैसा लिख दो, कुछ नहीं करना। कॉमा लगाया, लगा दिया, आई विल गिव हर
चॉकलेट, यहाँ पर ए लगा देना, एक चॉकलेट दूंगा, ठीक है। बताओ किसी को डाउट है क्या बेटा? क्लियर है? अब यहाँ दिक्कत पता है बेटा कहाँ आती है? एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ। दिक्कत यहाँ आती है, मान लो क्वेश्चन आपका है इफ सी रन्स फास्ट, सी कैन या सी विल विन द रेस। इसका मतलब है अगर वो तेज दौड़ती है तो क्या होगा? वो रेस जीत जाएगी। यही तो मतलब बेटा। अब इसने कह दिया कि एक काम करो, तुम इसमें अनलेस लगा दो। क्या लगा दो? किसकी जगह पे? इफ की जगह पे। अनलेस किसकी जगह पे लगाना बेटा? सेंटेंस पूरा ऐसा ही होगा, लिख लोगे, नियम वो है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब सुनो, अब मैंने अगर इफ की जगह क्या लगाया, इसका मतलब बार बार लिखूंगा नहीं, बस एक बार और समझा रहा हूँ। इसका मतलब तो बेटा ये हिसाब किताब बराबर हो रहा है, लेकिन इसमें क्या लगा है? क्या इस पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं है? नहीं है, लेकिन इसने ज़बरदस्ती लगा लिया। क्या इसे हटाने का कोई उपाय है? अनलेस में से नहीं हट सकता है क्या? क्योंकि अनलेस तो एक मीनिंग है और उसका मतलब होता है यदि नहीं, इसमें से नहीं हट नहीं सकता। और अगर मैं इसे लगा रहने दूं तो इसका मतलब पता है बेटा क्या बनेगा? लिख देता हूँ, इफ की जगह अनलेस लग गया। ये क्या लिखा है? सी रन्स। अब सुनो बेटा इसका मतलब, अब इसका मतलब था अगर वो तेज दौड़ती है, इसका मतलब बनेगा अगर वो तेज, यदि का मतलब अगर भी होता है बेटा, इसका मतलब यदि वह तेज दौड़ती है, और इसका मतलब क्या बन गया? यदि वह तेज, इसने तो उसका उल्टा कर दिया। अगर तेज दौड़ती है तो जीत जाएगी, तेज नहीं दौड़ती है तो जीत जाएगी क्या? तो फिर क्या करेंगे? इसने इधर का बैलेंस खराब कर दिया। ये वाला सेंटेंस अपना कैसा था बेटा? पॉजिटिव था। कैसा? ये वाला सेंटेंस हमारा कैसा था? पॉजिटिव था कि नहीं? अगर वह तेज दौड़ती है कैसा है? पॉजिटिव। और ये अनलेस अपने आप में बेटा कैसा होता है? तो यह हिसाब किताब उल्टा हो गया। तो अपन आगे भी उल्टा कर देंगे तभी तो काम चलेगा। यहाँ क्या लिखा है? सी विल विन द मैच है, हम इसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? नॉट विन द। अब इसने कहा देखो ये पॉजिटिव था, और यहाँ से यहाँ तक का ये भी कैसा था बेटा? जब इसका नेगेटिव किया तो इसका भी क्या कर दो? हिसाब किताब बन गया, हमने नेगेटिव कर दिया, सेंटेंस आपका सही हो गया। अब हिंदी करके देखते हैं। अगर वह तेज दौड़ती है, या फिर मैं कहूँ हिंदी में यदि से, यदि वह तेज दौड़ती है तो रेस जीत जाएगी, और वह यदि तेज नहीं दौड़ती है तो वो रेस, मतलब तो वही है। तो अगर इफ की जगह बेटा अनलेस लगाना पड़ जाए और इफ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है, तो फिर हम आगे वाले सेंटेंस को बदल देते हैं। क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? लिखना नहीं, बाद में लिखा दूंगा, ठीक है? सुनो, अभी लिखा दूंगा। एक और सेंटेंस देखो ऐसा, ये थोड़ा जोड़ घटाने समझ में आ गया आपको? आ गया क्या? एक और बताता हूँ फिर अच्छे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है मान लो आपका, मैंने कहा इफ राम कुक्स फूड आई विल स्टे हियर। वो कह रहा है यदि राम खाना बनाता है तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा, अगर राम खाना नहीं बनाए तो मैं क्या करूँगा? भूखा थोड़ी मरूंगा यार। तो क्या कहना चाहा? यदि राम खाना बनाता है तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। अब बेटा इसने फिर से कह दिया, क्या लगा दो? तो बेटा अब मैं प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा, तुम खुद बताओ ये सेंटेंस कैसा है बेटा? लेकिन अनलेस लगते ही कैसा हो गया? यहाँ उल्टी सीधी बात हो गई क्या नहीं? तो हम आगे भी क्या करेंगे?
उल्टी सीधी बात कर देंगे, बिल का क्या हो जाएगा, ले ये समझ में आ गया, ये साफ सुथरा है। तो पहला नियम, अगर इफ के साथ डू या डज नॉट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है फिर भी अनलेस लगवा रहा है तो फिर आगे वाले में बदलाव। ठीक है, एक और यही लिख देता हूँ जिसमें था ये सब, जैसे लिखा है इफ सीता की बात कर लें, इफ सीता कुक्स फूड, अच्छा मना करवा देते हैं पहले, डज नॉट कुक फूड आई विल नॉट स्टे हियर। क्या कह रहा है बेटा, अगर सीता खाना नहीं बनाती है मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अब इसमें मुझे क्या लगाना है, अनलेस, तो इसमें टेंशन नहीं है क्योंकि बेटा इफ पॉजिटिव था अनलेस नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए इसमें कौन था बेटा पहले से, इसे हटा दो, बराबरी हो जाएगी, क्या बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सही है। अब जब हिसाब किताब यही बराबर हो गया तो आगे कोई टेंशन लेनी है क्या, सेम लिख दो, आई विल नॉट स्टे हियर। बताओ नियम समझ में आ गया क्या, ज़्यादा लिखना नहीं है, जब तुम सोचो सर लिखने नहीं दिया वैसा कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इसको हटा ही देता हूँ। ये दो नियम मैंने कराए हैं बस, बताओ इतना आ गया क्या, पक्का, सही बताओ, तो ठीक है। अब देखो बेटा ये थी इफ की जगह क्या लगाना था बेटा, अब ऐसा भी तो हो सकता है अनलेस की जगह इफ लगवा दे, तो एक ऐसा भी देखते हैं। अब क्वेश्चन लिखा अनलेस मदर स्कॉल्ड्स मी आई विल कम होम। मान लो कोई लड़का है जो कोई एम करके भाग गया, वो कह रहा है सुनो मम्मी नहीं डांटेंगे तो घरे आ जाओ, नहीं ना आ रहा, बिना चप्पल उठा के आओ तो पिटिया है, हम पहले ही पूछ ली मम्मी डांटे नहीं तो आ जाऊंगा घर। अनलेस मदर स्कॉल्ड्स मी, अगर मेरी माँ मुझे डांटती नहीं है मैं क्या करूँगा। अब इसमें मुझे बेटा क्या लगाना है, इफ, कौन सी जगह पे लगाना है, ठीक है। अब लगा, देखो इसमें लगाना आसान है क्योंकि अनलेस अपने आप में कैसा है बेटा, नेगेटिव, कैसा है, यदि नहीं, मुझे इसकी जगह बेटा क्या लगाया, और इसका मतलब क्या था, तो ये तो हिसाब किताब बराबर हो रहा है। अब इस नहीं को लगाने के लिए नोट तो मैं लगा सकता हूँ ना, फिर आगे बदलने की जरूरत नहीं है, गलती मत कर देना, नंबर कट जाएगा। नोट लगाने की व्यवस्था तो अपन पे है ना, ये देखो मदर हुई सब्जेक्ट, अब बताओ मैं यहाँ क्या लगा दूं, नोट लगा सकता हूँ, और अगर नोट लगाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, क्या लग जाएगा, डज, इफ मदर डज नॉट स्कॉल्ड में से क्या हट जाएगा बेटा, ये लो बराबर हो गया हिसाब किताब, इस नहीं का जो नॉट आ गया क्या, हिसाब किताब बराबर। अनलेस की जगह इफ लगाते हैं तो आगे बदलाव करने की आवश्यकता, क्योंकि वो तो अपन डू डज नॉट लगा सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यही हिसाब किताब बराबर हो गया, आगे से हमें कोई मतलब नहीं। समझ में आया बेटा, अनलेस की जगह इफ लगाना आसान है, इफ की जगह अनलेस भी लगाना आसान है, कब तक, जब उसमें नॉट हो, अगर नॉट नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। सबको समझ में आ गया, नहीं आया ना, ऐसे यहाँ होता है, ऐसे सही में नहीं आया क्या आपका, एक बार और अनलेस मैं बता दिया, जैसे हमने कहा इफ सनी गिव्स मी रुपीज, रुपीज की जगह फीस लिख देता हूँ, आई विल टीच हर, हर नहीं हरी का इफ सनी गिव्स मी फीस आई विल टीच हर, सॉरी क्या हो गया,
आई विल टीच हिम। हाँ भूल गया तो कैसे कह तो रहा हूँ, सनी लड़की भी तो होती है। ऐसा क्या है फेमस, देखे ना ये दुनिया पित्तल दी। सुनो बेटा, इफ की जगह मैं क्या लगा दूं, अनलेस। अब देखो ये पॉजिटिव था, ये कैसा था, नेगेटिव। अरे इफ वाला दिया है, अनलेस वाला कराना है। अनलेस सनी गिव्स मी फीस, अगर सनी मुझे फीस नहीं देता है क्या मैं उसे पढ़ाऊंगा? सुनो बेटा, अनलेस सनी गिव्स मी फीस आई विल नॉट टीच हिम, अगर वो मुझे फीस नहीं देगा तो मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। अब मुझे लगाना इफ, तो इसकी जगह हमने इफ लगा दिया। अब अनलेस नेगेटिव है, अनलेस कैसा बेटा, इफ को भी नेगेटिव करना पड़ेगा, तो सनी के बाद क्या लग जाएगा, गिव में एस लगा, इसलिए डज नॉट, गिव का गिव रहेगा, आई विल, आगे से हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए क्या दिक्कत हो रही है? तू दिल पे क्यों ले जा रहा है? ना इसी के मजा नहीं आ रहा, उसमें सफोकेशन होने लगती थी। जा पुरवा आगे, क्या कह रहा है? नहीं घर नहीं, देखो हर चीज का एक मार्केट होता है, हर बच्चा वहाँ नहीं पहुँच पाएगा ना। जो मार्केटिंग, जो बिक्री नगर पालिका पे होगी, बीच बाजार में होगी, वो साइड में खोल के थोड़ी ना हो जाएगी। ऐसे ही कोचिंग का भी एक एरिया होता है, वहाँ आना पड़ता है मजबूरी। देखा बेटा, हालांकि मैं भी जानता हूँ घाटा है। अब जैसे बैच बंद हो गया, 2 महीने से मना कर रहा हूँ एडमिशन नहीं, अगर होता कम से कम 25-30 बच्चा और एक्स्ट्रा बैठा होता, 50 भी आ सकता था अभी, क्योंकि एक के साथ एक कनेक्ट रहता है, तो वो घाटा तो हुआ है। चलो बेटा, देखा क्या, कोई ना 90 बन जाते हैं, इसमें बहुत है 90। हाँ अभी ये आज छुट्टी है और बारिश हो रही, कल आए तो मैं तुझे गिनाऊंगा लाइन से। इतना बड़ा तो हॉल है, बट वो जो पहले वाला था उसमें 147 बन जाते थे। 10th में 147 बिठाए पिछले साल, नहीं बन पाए, तो वो थोड़ा सा बैच और अच्छा लगता था, उसमें फिर भी जगह थी बीच में निकलने वाली। वो 15 बाई 40 का हॉल था पूरा है। तो अल्लाह टीचर ऐसे तो इस कोचिंग का जगह लेने से थोड़ी ना बच्चे हो जाते हैं। इसमें भी पिछले साल एक टीचर ने पढ़ाया, इंग्लिश ही पढ़ाया, पूरे साल में 25-30 बच्चा पढ़ाया भाई, और एक पे किराया नहीं दे रहा था। सुबह इंग्लिश वाले पढ़ाते, शाम को मैथ वाला, क्या नाम था उसका मैथ वाले का, हाँ अविनाश गोयल, बेहू संजय को पढ़ा हुए आए, बिन भी हालत खराब रही, दोनों ने मिलकर किराया नहीं दे पाओ ढंग से। वो छोड़ो तुम, ज़्यादा किसी के बारे में कोई बात नहीं, वो जो भी अपने हिसाब से बच्चे पढ़ाते हैं। कुल मिला के जगह से नहीं, टीचर के हिसाब से चलती है कोचिंग। लेने को तो कोई भी ले ले बेटा। नियम समझ में आ गया? अगला नियम है, थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। अच्छा बेटा, इसको देखें,
और भी है कुछ? बेटा पॉइंट समझना, इसको कहते हैं WH वर्ड्स एज कंजंक्शन। पॉइंट समझना, WH वर्ड एज अ कंजंक्शन। वैसे आपने पढ़ा होगा बेटा, हु का मतलब होता है कौन या किसने, क्या होता है? विच का मतलब होता है कौन सा कौन सी, ठीक है। दैट का मतलब कि, वॉट का मतलब क्या, वैन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, और होम का मतलब किसे। लेकिन बेटा जब इनको कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, काय के रूप में, तो कंजंक्शन के रूप में इनका नियम बदल जाता है बेटा। हु का मतलब भी जो, विच का मतलब भी जो, अच्छा जो या जिसने, जो या दो मतलब होते हैं बेटा। हु का मतलब भी यही है, विच का भी यही है, दैट का भी यही है, और वॉट का केवल जो आता है, जिसने नहीं आता, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। और बेटा आपका सवाल ये है कि सर चार चार का मतलब जो है हम कौन सा लगाएं, तो उसका अपना कुछ नियम होगा। तो बेटा ध्यान से सुनना, नियम कुछ ऐसा है, इस हु का प्रयोग तब करेंगे जब हम काय की बात कर रहे होंगे, कोई ऐसा जिसमें कोई जान है बेटा, क्या है, और उसमें जो का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, हु। क्या लगाएंगे, बता दूंगा अभी कैसे बेटा। विच का प्रयोग तब करेंगे जब चीजें कैसी हो बेटा, जो चीज में जान नहीं है वो कैसे कहलाएगी, नॉन लिविंग। तो क्या लगाना है बेटा आपको, विच। फिर ये दैट और वॉट याद रखना, कौन कौन से, ये बेटा लिविंग में भी यूज होते हैं, ध्यान से सुनना, दैट और वॉट लिविंग में भी यूज होते हैं। और तुम कहोगे सर हम कैसे हैं, फिर ये विच और हु को हटा दो, इसे ही लगा दो हर जगह, ऐसा भी हो सकता है। तो याद रखना बेटा, जब तक तुम्हें कन्फर्म है कि ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है, तो आप हु और विच का प्रयोग करो। लेकिन कुछ वाक्यों में ऐसी बातें आ जाएंगी या समझ में नहीं आएगा ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो करना क्या है, और ये तो सिंपल मीनिंग की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जब जहाँ जैसे करके ये जितने भी है ना, ये काय की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, मीनिंग की तरह। हेलो, हाँ सर राहुल हो रही है, सर बोल रहे हैं, कहाँ कॉल किया है? समझ में आई बात? अब एग्जाम्पल देखो, पहले एक हिंदी का बनाता हूँ फिर इंग्लिश में जाते हैं। मैंने कहा वो लड़का, मैंने क्या कहा, वो लड़का जो सफेद टोपी पहने हुए है, मेरा बेस्ट स्टूडेंट है। मैंने कह दिया मेरा भाई है, ये लो, आप सही है। मैंने कहा वो लड़का जो सफेद टोपी पहने हुए है मेरा भाई है। अब देखो बेटा बनाते कैसे हैं इसको, ये पेपर में आता है, आपको बनाने को आएगा, सेम ऐसा ही सेंटेंस इंग्लिश में आएगा, बट अभी आपको सिखा रहा हूँ कैसे बनाना है बेटा। देखो वो लड़का, अब मैंने लड़का डेफिनेट कर दिया, कौन सा वाला, जो सफेद टोपी, डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट के लिए बेटा क्या लगाते हैं, तो हमने कहा द बॉय। अब देखो यार क्या लिखा है, मैंने कहा जो सफेद टोपी पहने हुए है, जो काय के लिए यूज हो रहा है बेटा, लड़के के लिए तो हो रहा है। लड़का जिंदा है कि नहीं, देखियो जिंदा है, ठीक है, जिंदा है तो क्या लगा देंगे बेटा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटा सुनो, पहले वो लड़का यहाँ रोक दिया। अब देखो यहाँ से सुनना ध्यान से, जो सफेद टोपी पहने हुए हैं, बेटा इतना सेंटेंस पे ध्यान दो, जो सफेद टोपी पहने हुए हैं, कौन सा टेंस है,
कंटिन्यूअस। कौन सा है? देखो अभी भी पहने हैं कि नहीं? पहनने का काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बेटा हु यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा। काय का काम करेगा? हु काय का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो मैंने कहा वो लड़का जो सफेद टोपी पहने हुए है, तो बेटा हमने इसको क्या मान लिया? यहाँ थोड़ा सा कॉमा लग जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट मान लिया। अब हमने कहा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या लगेगा? इज एम आर। क्या लगा दूं? इज। फिर मेन वर्ब क्या कर रहा है? पहनने के लिए वियर में आई एन जी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब में क्या लगती है? द बॉय हु इज वेयरिंग, क्या पहने हुए हैं? वाइट कैप। वाइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सही बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो तो क्या कर लोगे? हैं? ये कहते हो एक लला, एक है भी, है भी चुपचाप जा रहा चौराहे पे, मोहल्ला में बैठे हम आगे कहते हैं कहा भाई साहब को दिक्कत तो ना थी कि मैंने कोई दिक्कत ना। तो भाई साहब तुम कितने भैया? बने कि हम 3 4 रहते तो कभी भैंस छोड़ लेते। और क्या क्या बजेगा? पागल पागल पिया कर रहा वैसे ही चुपचाप आगे बना भाई साहब कितने भैया? बने कि हम 3 है, कि 4 होते तो कभी भैंस छोड़ लेते। और क्या क्या चलेगा? कुछ कुछ होते हैं जैसा होता है चलते लड़ाई मोल लेना। हाँ। तो बेटा ध्यान दो, हु इज वेयरिंग क्या लिखा है? वाइट कैप। अब बात इतनी सी है बेटा, यहाँ ध्यान देना, अभी आएगा जीरा। सेंटेंस बेटा इतना है, वो लड़का मेरा भाई है, ये मेन सेंटेंस है बेटा, वो लड़का मेरा भाई है। अब ये बीच में जो देते हैं ना बेटा, छोटी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, कौन सा लड़का? जो सफेद टोपी पहने हुए है, इंफॉर्मेशन है। तो बनता कैसे? द बॉय हु इज वियरिंग, देखो यहाँ कॉमा लगा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जो पहने हुए व्हाइट कैप, फिर से कॉमा लगेगा हल्का सा, ठीक है। कौन है? मेरा भाई है। तो वो लड़का मेरा भाई है, कौन सा टेंस है बेटा? सिंपल टेंस है, कोई मेन वर्ब नहीं आए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज माई ब्रदर। समझ में आई बात? तो बेटा ये जो बीच में रहता है ना, ये एक्स्ट्रा रहता है। कैसा रहता है? इसको साइलेंट ही कर दूंगा, कोई ना कोई यूली करता ही रहेगा। द बॉय हु इज वेयरिंग व्हाइट कैप इज माई ब्रदर। समझ में आया यहाँ हु क्यों लगा है? सेंटेंस बनाना आ गया। अभी इंग्लिश वाले ऐसे ही आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो नॉन लिविंग होता तो बेटा क्या करते? क्या लगा देते? विच। देखो कैसे लगेगा अभी बताता हूँ, और तू भग जा, वैसे कोई मतलब नहीं। अब सुनो, एक और लिख रहा हूँ। मैंने कहा वो कुर्सी जो टूटी हुई है मैंने खरीद ली है। आप देखो, हाँ बेटा टूटी कुर्सी खरीदी, मैं सवाल लूंगा, मान लो कोई होगी 4-6 हज़ार की, टूटी है 500 मिल रही है, खरीद ली, रिपेयर करवा के रख लूंगा। तो बेटा वो कुर्सी जो टूटी हुई है मैंने खरीद ली है। तो बेटा मैं कौन सी कुर्सी? वो कुर्सी, तो क्या कहेंगे? अब कॉमा लगा दें, इस जो के लिए क्या लगेगा? विच। अब देखो टूटी हुई है, कोई काम तो नहीं कर रहा, पहले से टूटी है तो सिंपल टेंस, सिंपल में क्या लगेगा? अब टूटी हुई, तो बेटा नियम याद करना, टूटी हुई, फटी हुई, हाँ, ऐसा जब वर्ब में क्या मिल जाए आपको? हुआ। वर्ब में क्या मिल जाए आपको? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते बेटा। ये नियम एक आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, नॉन फाइनाइट। कौन सा टॉपिक बेटा? उसमें पढ़ेंगे, ये पास्ट पार्टिसिपल में आता है। काय में आता है बेटा? आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल आप समझ जाओगे। आपने सुना होगा टूटा हुआ दिल,
सुना है टूटा हुआ दिल, वो ऐसा होता है, ऐसा बीच में बिजली से कड़कड़ी होती है। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं ले, तो क्या कर रहे हैं बेटा, टूटा हुआ दिल। अब देखो टूटा हुआ, बेटा नियम है, ध्यान से सुनना, टूटा इस वर्ब में क्या आ रहा है बेटा, हुआ। तो जब भी किसी वर्ब में हुआ जैसा आए और सेंटेंस यही रह जाए तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, वर्ब की टूटने को कहते हैं ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म कहते हैं ब्रोकन हार्ट, कहते हैं कि नहीं? ऐसे ही आपने सुना होगा फटा हुआ जीन्स। अब वो क्या है, ऐसे फाड़ो उसको तो टीयर कहते हैं, लेकिन वो रगड़ रगड़ घिस घिस के फाड़ो वो डैमेज होता है। तो यहाँ कहेंगे डैमेज्ड। बेटा नियम समझ लेना, बता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर बनाने काम आएगा, और जो आती पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन उसको बनाने में काम आएगा। क्लियर है क्या? अभी लिख लेना बेटा, अरे ध्यान है, मजाक में इसलिए पढ़ाता हूँ आपको याद हो जाए। तो बेटा ये क्लियर है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कब लगाओगे, जब में क्या आ जाए, क्रिया प्लस हुआ। क्रिया प्लस, क्रिया का मतलब होता है बेटा वर्ब। किसी वर्ब में हुआ जैसा लिखा मिल जाए, क्या करोगे उस वर्ब की? एक और नियम होता है, जब क्रिया में क्या लिखा मिल जाए आपको, ता हुआ, क्या मिल जाए, ठीक है, तो उस वर्ब में क्या लगाओगे आप, आईएनजी। नियम है, याद रखना, बहुत अच्छा नियम बेटा। क्रिया में आपको क्या लिखा मिल जाए, रुक जा, आईएनजी नहीं, ता हुआ। अगर केवल हुआ, देखो दिक्कत है, इसको बताऊंगा इसको नहीं बताऊंगा, तुम हर जगह थर्ड फॉर्म लगाते चलोगे। क्रिया में हुआ आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन क्रिया में हुआ नहीं, ता हुआ आ जाए तो वर्ब में क्या लगानी है। चलो देखते हैं कैसे लगाते हैं। मैंने कहा उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ। अब देखो उड़ना एक वर्ब है, क्या आ गया, तो वर्ब में बेटा क्या लगाना है, फ्लाई में आईएनजी, फ्लाइंग। सुना है वो टाइगर श्रॉफ की मूवी फ्लाइंग जट, वो उसमें से उड़ता रहता है, गाड़ी के बगल से कहते भाई साहब जो है रास्ता जा रहे हैं यहाँ में, देखा है? अच्छा फ्लाइंग मशीन सुनी है, फ्लाइंग किस सुनी है, फिल्मों में वो ऐसे उड़ती हुई जा रही होती है। ये सब क्या है, फ्लाइंग क्यों बोला गया, क्योंकि फ्लाई का मतलब उड़ती। चलो एक और बोलता हूँ, पेपर में आएगा बेटा, मजाक में मत लेना, फिर कह रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको याद रह जाए। पेपर में कैसे आता है देखो, पेपर वाला बताता हूँ बेटा, ठीक है, जो छोटी सी जगह में जगह बना रहा हूँ, आएगा सबर करो। बेटा ऑप्शन है आपके पास 3, वीप, वेप्ट और वीपिंग। नहीं दिख रहा, दोबारा लिख देता हूँ। बेटा एग्जाम्पल देखो, आई शॉ ए फिल इन द ब्लैंक गर्ल। अब बताओ वीप गर्ल, वेप्ट गर्ल या वीपिंग गर्ल? हिंदी बताओ इसकी, मैंने देखी एक रोती हुई, हुआ आ रहा है। पेपर में आता है बेटा, टीचर्स इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं। छोड़ क्यों देते हैं, क्योंकि नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट टॉपिक में आता है जीरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल्स, किसी भी किताब में हिंदी में लिखे नहीं, और टीचर्स को छोड़ देते हैं कि ये नहीं आता, 10th में हटाओ इसे। ये आता है बेटा, पेपर में आता है, पेपर में लिखा मिलेगा आई सॉ फिल इन द ब्लैंक ए, फिल इन द ब्लैंक गर्ल ऑन द रोड या अलोंग द रोड, रोड के बगल से। तो आपको देखना पड़ेगा हिंदी करके। अब जिनको नहीं पता बेटा नियम, वो क्या करेंगे, सर आई शॉ ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ,
तो या तो एक्स्ट्रा वर्ब है फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और या फिर पास्ट इंडेफिनिट समझ के सेकंड फॉर्म लगेगी। आईएनजी तो लगेगी नहीं, क्योंकि आईएनजी तो सर एजेएमआर के साथ लगती है या वाजवर के साथ, वो कभी भी आईएनजी। तो ध्यान रखना बेटा, ये नॉर्मल नियम है ही नहीं, ये नॉन फाइनाइट का नियम है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। या क्या करेंगे, वीपिंग गर्ल, मैंने देखी एक रोती हुई लड़की। समझ में आ रही है क्या लिखा है, आ रहा है कि नहीं? चलो इस टॉपिक को बहुत जल्द आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। पहले आप जो बताओ, जो समझाया याद रखना, ये हल्के मुल्के नियम नहीं है जी, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये बहुत सालों की बेटा मेहनत है, तब ग्रामर को बहुत शॉर्ट सिंपल तरीके में बताया जा रहा है। नहीं कॉपियाँ भरते रह जाओगे तो मैं समझ में नहीं आएगी फिर भी। तो यहाँ हम चल रहे थे, यहाँ विच मतलब एज, विच है तो बेटा एज कैसी, टूटी हुई, टूटने को ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म टीचर। यहाँ तुम्हें पता है इग्नोर कर दे, चलो छोड़ो इतना हो गया, चलो टॉप पढ़ो। आजकल टीचर्स कर क्या रहे हैं बेटा, मोस्टली 90 जितने भी टीचर देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं बेटा, टॉप 100 पढ़ लो, बात खत्म। मैं कह रहा हूँ आपको मैं टॉप 100 बेटा दे दूँ, पढ़ा दूँ, आपके नंबर भी अच्छे आ जाए, पूरा फंस भी जाए, लेकिन क्या वो फ्यूचर के लिए बढ़िया है? आज आप टॉप 100 पढ़ के पास हो जाओगे, 12th के बाद जिस एग्जाम की तैयारी करोगे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, चाहे किसी कंपनी में जाना हो, क्या वहाँ टॉप 100 से काम चलेगा? वहाँ तुम बाहर IIT JEE मेंस नीट करने जाओगे, वो सीट पकड़ा देगा, ये लो 300 क्वेश्चन की, कल लगा के दे देना मुझे, कल दूसरे मिल जाएंगे। कहते हैं DPP डेली प्रैक्टिस। तो ऐसे मिलेंगे तो मैं 200 क्वेश्चन आज लगाने हैं, 300 अलग, फिजिक्स वाला अलग दे रहा है, केमिस्ट्री वाला अलग, मैथ वाला अलग, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा सर, इतने तुमने साल भर में करे है। वहाँ तुम जाके फिर रोते हो। असलियत से सामना वहाँ होता है कि पढ़ाई ये है बेटा, और यहाँ टीचर्स आपको बेवकूफ़ बनाते हैं इम्पोर्टेंट दे दे के, और सबसे घटिया आपका बोर्ड है कि उसी इम्पोर्टेंट में से वही गिने चुने क्वेश्चन आ भी जाते हैं। अगर वो नहीं आए ना तो टीचर से भी बच्चे फेल होंगे, तो टीचर की मजबूरी होगी पढ़ाना। अभी वो पढ़ाता नहीं है, आप लोगों को सिंपल चीज़ें चाहिए कि आप मिल गया बढ़िया, भाड़ में या पास है, हमें को मतलब ना। लेकिन पढ़ाई केवल पास होने के लिए, नंबर्स के लिए थोड़ी ना है, एक्चुअल सीखने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं बात? तो बेटा सीख लोगे तो आगे प्रॉफिट है, वरना आगे चल के रोने वाले हो। तो ऐसे टीचर्स के जहाँ से मत आना, सोशल मीडिया चक्कर मत आना। कुछ टीचर है टॉप 100 कर रहे हैं, बांट रहे हैं, जैसे फर्जी बात है बेटा। आज के लिए अच्छी हो सकती है, फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है आपके। समझ में आ रही है कि नहीं बात? नहीं आप मुझे बताओ, आप सब में से ईमानदारी से बताना, आप सबके भाई बहन सब MA BA BSc करे होंगे, लगभग बड़े होंगे, तो सिर्फ पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज मैंने के पास तुम अपनी इंग्लिश किताब उठा के ले जाओगे, भैया समझा दियो, दीदी समझा दियो। क्या उनकी क्षमता है? बहुत कम परसेंटेज होंगे कि वो किताब उठा के यहाँ के लला मैं समझा रहा हूँ। नहीं मैं देखो सबके नहीं कह रहा, जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो तुम्हें पढ़ा भी देंगे, ऐसी बात नहीं। हाँ अच्छी बात, मतलब अरे बेटा बातचीत में मैं सबको एक जैसा नहीं कह रहा, बट मैं मोस्टली कह रहा हूँ जो अपने आप को MA BA BSc वाला मानते हैं बेटा, वो भी आज हालत खराब है बेटा। जो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं लग जाएगा, मतलब वो घर पे भारी नहीं बैठा होगा। सरकार पे दोष मत लगाओ कि नौकरी निकल रही, समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं अपने की मेहनत में भी थोड़ी सी कमी है, इस बात को एक्सेप्ट करो। ऐसे BA BSc वाले बेटा बहुत से पढ़े हैं, लेकिन कोई मतलब उसका नहीं। तो फिर कह रहा हूँ आपके भविष्य के लिए नंबर्स के चक्कर मत पड़ो, नकल वाले स्कूल, इम्पोर्टेंट वाले टीचर्स, इनसे थोड़ा दूर रहो। आपकी मदद की जाएगी, मैं भी करूँगा, कोर्स पूरा कराने के बाद इम्पोर्टेंट मैं भी दूंगा, मैं भी याद करा दूंगा, लेकिन उससे पहले जो सीखना होता है पहले उसे सीख लो। मना नहीं कर रहा देने की, मैं भी आपकी मदद करूंगा, पूरा सॉल्व कराऊंगा, बता दूंगा ये आता है, वही आ भी जाएगा। लेकिन उसके चक्कर में तुम सोचो मैं छोड़ दूं कुछ पॉइंट वाली बात है, वो मुझसे नहीं होगा। जो आपके लिए सही है वो पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ टूटी हुई समझ में आ गई? क्या लगाएंगे? विच इज ब्रोकन, मैंने खरीद ली है, आई खरीद ली है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। समझ में आ गया? काय का नियम है बेटा ये? होगा काय का नियम बेटा? कोई समस्या यहाँ तक?